स्टूडेंट्स, हमारी बात चल रही है नॉमेनक्लेचर के हवाले से। आज हम बात करेंगे कि अगर बेंजीन के रिंग के साथ लगने वाले जो ग्रुप हैं उन ग्रुप्स में से कोई एक ग्रुप, या सपोज अगर दो ग्रुप लगे हुए हैं और दोनों ग्रुप ही रिंग के साथ मिलके कोई स्पेशल नेम अगर बना सकते हों, तो फिर उस सूरत में उस कंपाउंड का नाम जो है वो कैसे डिसाइड किया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर दोनों में से सपोज हम पहले डिस्कस करते हैं कि अगर कोई एक ग्रुप बेंजीन के रिंग के साथ मिलके स्पेशल नेम बना सकता हो पेरेंट नेम के तौर पे, तो फिर उसका नाम लिखने का तरीका क्या होगा। तो उस सूरत में फिर ये होगा कि जो ग्रुप उन दोनों में से बेंजीन के रिंग के साथ मिलके स्पेशल नेम बना सकता है वो तरजीह पाएगा, और जिस जगह रिंग के ऊपर वो ग्रुप लगा होगा उसे आप पोजीशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे, और जो दूसरा ग्रुप है जो रिंग के साथ मिलके स्पेशल नेम नहीं बना रहा होगा उसे आप एज ब्रांच कंसीडर करेंगे। मिसाल के तौर पर जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि रिंग के साथ मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है और नाइट्रो ग्रुप भी लगा हुआ है। अगर आप मिथाइल ग्रुप को रिंग के साथ मिला के स्पेशल नेम बनाएं तो आपको पता है कि हम इसे टॉल्यूइन कहते हैं, और अगर आप नाइट्रो ग्रुप को रिंग के साथ मिला के स्पेशल नेम बनाएं तो ये नाइट्रोबेंजीन होता है। इसका मतलब है कि अब अगर गौर करें तो टॉल्यूइन जो है वो स्पेशल नेम है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप रिंग के साथ मिलके स्पेशल नेम बना सकता है, लेकिन नाइट्रोबेंजीन यानी नाइट्रो ग्रुप बेंजीन के रिंग के साथ मिलके जो नाम बनाता है नाइट्रोबेंजीन को स्पेशल नेम नहीं है। इसलिए हम जिस जगह मिथाइल ग्रुप लगा है उसे पोजीशन नंबर 1 कंसिडर करेंगे, और मिथाइल को बेंजीन के रिंग के साथ मिला के एक स्पेशल नेम के तौर पे यानी कि टॉल्यूइन के तौर पे कंसिडर करेंगे, जबकि नाइट्रो ग्रुप जो है वो एज ब्रांच कंसिडर किया जाएगा। और जैसा कि प्रीवियस तमाम रूल्स में मैंने बताया कि जब आपने पोजीशन नंबर 1 डिसाइड कर ली तो फिर आपने इस तरह आगे को मूव करना है कि जिधर से ब्रांच आपको नज़दीक पड़े। तो अब मैं यूं क्लॉकवाइज आगे को मूव करूंगा तो ये कार्बन नंबर 2 पे नाइट्रो ग्रुप जो है वो मौजूद है, तो अब इसका नाम हो जाएगा 2 नाइट्रो, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 नाइट्रो, जबकि पेरेंट नेम जो है वो टॉल्यूइन बन जाएगा। तो 2 नाइट्रो टॉल्यूइन ये इसका असल नाम बन जाएगा। इसी तरह अगर आप इस मिसाल में देखें तो इसमें भी अगर क्लोरीन को रिंग के साथ मिला के देखा जाए तो क्लोरोबेंजीन जो है वो नाम बनता है, और ये जो ऊपर फॉर्माइल ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप है अगर इसको रिंग के साथ मिला के देखा जाए तो ये बन जाता है बेंज एल्डिहाइड, जबकि बेंज एल्डिहाइड आपको पता है कि स्पेशल नेम है, इसलिए जिस जगह ये अटैच है उसे मैं बेंजीन के रिंग के साथ मिला के तो पेरेंट नेम बताऊंगा, जबकि ये जो क्लोरीन है इसको बतौर ब्रांच ही कंसिडर करूंगा। और अब मैं ये क्लॉकवाइज इस तरह आगे को बढ़ रहा हूँ कि जिधर से ये ब्रांच जो है वो मुझे नज़दीक पड़े, तो ये 3rd कार्बन पे पड़ेगी, तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो, और उसके बाद ये जो बेंज एल्डिहाइड है वो पेरेंट नेम के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। तो 3 क्लोरो बेंज एल्डिहाइड जो है ये इसका पेरेंट नेम है। इसी तरह अगर दोनों ग्रुप्स जो हैं वो रिंग के साथ मिलके स्पेशल नेम बना सकते हों, मसलन जैसे आपको पता है कि ये हाइड्रोक्सल ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप है, अगर मैं यूं एक दफ़ा ज़रा थोड़ा सा अमाइनो को इग्नोर करूं तो हाइड्रोक्सल ग्रुप रिंग के साथ मिलके स्पेशल नेम फिनोल बना सकता है, जबकि अगर मैं इसको थोड़ा इग्नोर करूं और ये देखूं तो NH2 यानी अमाइनो ग्रुप रिंग के साथ मिलके एनिलीन स्पेशल नेम दे सकता है। तो अब उस सूरत में फिर आपको एक चीज़ दोबारा कंसिडर करनी पड़ेगी कि जो आपने पीछे वो प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट देखी थी उस लिस्ट के मुताबिक देखें कि कौन सा ग्रुप जो है वो पहले आता है लिस्ट के अंदर और कौन सा जो है वो बाद में आता है। तो वहाँ हमने ये देखा था कि हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो तरतीब में पहले आता है, जबकि अमाइनो ग्रुप जो है वो तरतीब में बाद में आता है। लिहाजा प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट के मुताबिक चूंकि हाइड्रोक्सल पहले आता है इसलिए रिंग के ऊपर जिस जगह ये अटैच है उसे पोजीशन नंबर 1 कंसिडर किया जाएगा, और ये रिंग के साथ मिलके आपको पेरेंट नेम बना के देगा,
जबकि अमाइनो जो है वो एज ए ब्रांच कंसिडर होगा। अब आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जिस तरह भी नीचे को आएंगे तो आप देखेंगे कि ये NH2 जो है वो 4 नंबर पोजीशन पे ही पड़ेगा, तो लिहाजा अब इसका नाम हो जाएगा 4 अमाइनो और उसके बाद जो पेरेंट नेम है वो फिनोल कंसिडर किया जाएगा, तो 4 अमाइनो फिनोल जो है वो इसका असल नाम बन जाएगा। इसी तरह ये दूसरी मिसाल है, इसमें क्लोरीन को अगर रिंग के साथ मिला के देखा जाए तो क्लोरोबेंजीन बनता है, जबकि ये है सल्फोनिक एसिड ग्रुप। अगर इस सल्फोनिक एसिड ग्रुप को बेंजीन के रिंग के साथ मिला के देखा जाए तो ये बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये स्पेशल नेम है, लिहाजा हम सल्फोनिक एसिड को रिंग के साथ मिला के स्पेशल नेम बनाएंगे। जिस जगह ये रिंग पे अटैच है वो पोजीशन नंबर 1 कंसिडर होगी, जबकि ये जो है वो बतौर ब्रांच कंसिडर होगा, और ये 4 नंबर पोजीशन पड़ेगी जब आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 क्लोरो, जबकि पेरेंट नेम बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है ये पेरेंट नेम होगा, जबकि 4 क्लोरो जो है वो ब्रांच की पोजीशन होगी। तो इस तरह यानी अगर एक या एक से ज़्यादा ग्रुप्स जो हैं वो स्पेशल नेम बना के दे सकते हों तो उस सूरत में फिर हम स्पेशल नेम जो है वो डिसाइड करते हैं कि क्या हो सकता है, और फिर बाकी ग्रुप्स जो होते हैं वो बतौर ब्रांच कंसिडर होते हैं। तो ये हमारा नॉमेनक्लेचर का मुतलका पोर्शन था। अब थोड़ी सी बात हम आगे कंटिन्यू करते हैं नॉमेनक्लेचर से आगे। अब बाकायदा चैप्टर का आगाज़ हो रहा है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का चूँकि ये हमारा चैप्टर है तो इसलिए इसमें अब बेंजीन से मुतलका गुफ्तगू ही जो है वो हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले थोड़ा सा बेंजीन के हवाले से उसने आपको इंट्रोडक्टरी या यूं कह लें कि तारफ़ी बातें जो हैं वो बयान की हुई हैं, तो हम ज़रा उस पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वो कहता है बेंजीन जो है वो सबसे पहले माइकल फैराडे ने जो है वो डिस्कवर की थी। तो माइकल फैराडे का नाम जो है वो सबसे पहले केमिस्ट्री के अंदर इस हवाले से जाना जाता है। तो माइकल फैराडे ने सबसे पहले इसको 1825 में डिस्कवर किया था, या यूं कह लें कि प्रोड्यूस किया था। किस तरह प्रोड्यूस किया था? इन द गैस प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, कि वेजिटेबल ऑयल जो है जिसका जिक्र 8वें चैप्टर में भी पीछे गुजरता रहा है, वेजिटेबल ऑयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन वो कर रहा था। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन अमूमन कहते हैं कि हाई टेम्परेचर पे किसी शय को स्ट्रांगली हीट करने से अगर उसके मालिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है तो उसको हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कह देते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन माइकल फैराडे ने की थी, और उसके अंदर एक गैस उस अमल में प्रोड्यूस हुई, और उस गैस के अंदर सबसे पहले बेंजीन के मालिक्यूल्स की मौजूदगी का पता चला था। यानी वेजिटेबल ऑयल की जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन माइकल फैराडे ने की तो उस अमल में एक गैस प्रोड्यूस हुई। वो गैस जो थी उसको जब स्टडी किया गया तो उसके अंदर कुछ गैर मामूली सब्सटेंस के मालिक्यूल्स जो थे वो सामने आए, वो एक्चुअली बेंजीन के ही मालिक्यूल्स थे। लेकिन उसके बाद फिर इसको दोबारा हॉफमैन नामी एक साइंटिस्ट जो है उसने दोबारा फिर इसके बेंजीन के मालिक्यूल्स जो थे वो यूं कह लें कि रीडिस्कवर किए या दोबारा डिस्कवर किए 20 साल बाद, क्योंकि माइकल फैराडे ने तो इतना इस पे यानी कि यूं कह लें कि कंसिडर नहीं किया कि ये किस चीज़ के मालिक्यूल्स हैं, और उसको मतलब या यूं कह लें कि पता नहीं चला ज़्यादा कि ये क्या चीज़ है। तो 20 साल बाद फिर हॉफमैन ने इसको दोबारा मालिक्यूल्स को डिस्कवर किया, और इस दफ़ा उसने कोल तार में से बेंजीन के मालिक्यूल जो थे वो स्टडी किए। ये तो खैर उसकी डिस्कवरी के हवाले से मुख्तसर सी बातें थीं। अब ज़रा थोड़ा सा उसकी यूं कह लें कि स्ट्रक्चर के हवाले से चंद बातें वो बयान कर रहा है। पहली बात तो ये है कि वो कह रहा है कि एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन का जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला, सॉरी ये ज़रा मैं स्पेलिंग मिस्टेक है, एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो एलिमेंटल एनालिसिस टेक्निक से जब फाइंड किया गया। एलिमेंटल एनालिसिस आमतौर पे हम केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स के अंदर ये टर्म जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं।
एलिमेंटल एनालिसिस का मतलब होता है कि मुख्तलिफ टेस्ट्स के ज़रिए किसी कंपाउंड के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स को डिस्कवर करना कि उस कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। मसलन आया कि वो कार्बन पर मुश्तमिल है, उसमें नाइट्रोजन का एटम भी है, सल्फर का है, ऑक्सीजन का है, हेलोजन का है, वगैरह वगैरह, कि इनमें से यानी कि या कौन कौन से एलिमेंट्स के एटम जो हैं वो सब्सटेंस के अंदर मौजूद हैं। ये एलिमेंट्स फाइंड करना, ये एटम्स फाइंड करना, इसे हम उस सब्सटेंस का एलिमेंटल एनालिसिस कहते हैं। कि यानी हम ये देखते हैं कि ये जो कंपाउंड है इसमें कौन कौन से एलिमेंट के एटम्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो एलिमेंटल एनालिसिस टेक्निक के ज़रिए जब मुख्तलिफ टेस्ट्स वगैरह करके देखा गया तो एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन का जो है वो उस अमल में CH जो है वो डिस्कवर हुआ कि ये एम्पिरिकल फार्मूला होता है बेंजीन का। और इसी तरह वो कहता है कि जब वेपर डेंसिटी मेथड के ज़रिए, मैं थोड़ा सा वेपर डेंसिटी पे अभी बाद में आपको ब्रीफ कर दूंगा, ज़्यादा तफसील में हम इसलिए नहीं जाएंगे कि वो हमारा डिटेल्ड मौजू नहीं है, वो एक मतलब लंबी चौड़ी बात है, लेकिन मुख्तसर सा मैं आपको अभी बाद में एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेपर डेंसिटी मेथड के ज़रिए जब बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास जो था वो फाइंड किया गया तो मॉलिक्यूलर मास बेंजीन का 78.108 निकला। अब आप 0.108 को अगर इग्नोर भी कर दें तो समझ लें कि 78 जो था वो इसका मॉलिक्यूलर मास बना। और ये मॉलिक्यूलर मास जो है ये उसके एम्पिरिकल फार्मूला मास का तकरीबन 6 गुना या 6 टाइम्स जो है वो बनता है। आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में भी आपने ये चीज़ डिस्कवर अपना स्टडी की थी कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो एम्पिरिकल फार्मूला मास को किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करने से बनता है। अब बेंजीन का जो एम्पिरिकल फार्मूला मास है वो अगर आप यहाँ से देखें तो दोनों का एटॉमिक मास जमा करें, 12 कार्बन का 1 हाइड्रोजन का, तो एम्पिरिकल फार्मूला मास इसका हो गया 13, और 13 को अगर आप 6 से ज़रब दें तो इसका मॉलिक्यूलर मास यानी कि 78 वैल्यू जो है वो पूरी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है वो उसके एम्पिरिकल फार्मूला मास का 6 गुना यानी कि बनता है। तो ये वेपर डेंसिटी मेथड के ज़रिए उसका जो मॉलिक्यूलर मास निकला था 78, वो 78 जो है वो उसके एम्पिरिकल फार्मूला मास का 6 गुना जो है वो बनता है। तो जिससे ये साबित हुआ कि बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H6 ही हो सकता है। आपने फर्स्ट ईयर में भी एक छोटा सा वो फार्मूला देखा था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है N ज़रब एम्पिरिकल फार्मूला। तो अगर आप गौर करें तो एम्पिरिकल फार्मूला है CH, तो अगर मैं CH को 6 से ज़रब दूं तो ये बन जाएगा C6H6 जो कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो ये वही फर्स्ट ईयर से रिलेटेड बातों के हवाले से ही मतलब यूं कह लें कि बात चल रही है, इसलिए ज़्यादा गहराई में मैं नहीं जा रहा। ये चीज़ें आप फर्स्ट ईयर के पहले ही चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो जो उसका मॉलिक्यूलर मास है वो भी उसके एम्पिरिकल फार्मूला मास का 6 गुना बनता है, और जो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो भी उसके एम्पिरिकल फार्मूले का 6 गुना जो है वो बनता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो बेंजीन के हवाले से सामने आई, वो तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का ये शो करता है कि ये हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो कहा जा सकता है। हाईली अनसैचुरेटेड इस सेंस में कि जैसे कि इंट्रोडक्शन जो इस चैप्टर का था उसमें भी हमने ये देखा था कि इसमें जितने कार्बन है उतने ही 7 हाइड्रोजन है। एक चीज़ अगर आपने नोट की हो तो आपको स्टार्ट में भी मैंने ये इंट्रोडक्शन में बताया था कि अल्केन का ये 6 कार्बन वाली का फार्मूला ये होता है कि 6 कार्बन हो तो उसके साथ 14 हाइड्रोजन होते हैं। अगर आप अल्कीन की बात करें तो अल्कीन 6 कार्बन वाली हो तो उसके साथ 12 हाइड्रोजन होते हैं। और अगर आप अल्काइन की बात करें तो अल्काइन अगर 6 कार्बन वाली हो तो उसके साथ 10 हाइड्रोजन होते हैं। यानी 2-2 हाइड्रोजन कम होते जाएंगे जैसे जैसे बॉन्ड सिंगल से डबल और डबल से ट्रिपल की तरफ जाता है। अल्केन में चूंकि सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं इसलिए 14 हाइड्रोजन थे। जब एक डबल बॉन्ड आ जाएगा तो 2 हाइड्रोजन्स कम हो जाएंगे,
और इसी तरह जब एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो 2 हाइड्रोजन और कम हो जाएंगे। इसका मतलब है कि जैसे जैसे बॉन्ड सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल की तरफ जाता है वैसे वैसे हाइड्रोजन्स की तादाद कम होती जाती है। या यूं कह लें कि जैसे जैसे आप अनसैचुरेशन की तरफ जाते हैं वैसे वैसे हाइड्रोजन एटमों की तादाद जो है वो कम होती जाती। लेकिन यहाँ तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन बहुत ही कम है, यानी जितने कार्बन है उतने ही हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब है कि बेंजीन के अंदर अनसैचुरेशन अल्कीन और अल्काइन के मुकाबले में भी ज्यादा होगी। तो इससे ये साबित होता है कि चूंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स काफी कम है बेंजीन के अंदर, सो इसका मतलब है कि ये हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड समझा जाएगा। क्योंकि अनसैचुरेशन की निशानी ये है कि जैसे जैसे अनसैचुरेशन बढ़ती है वैसे वैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। जैसे कि आपने यहाँ ये देखा कि 12 से 10 हो गए और यहाँ तो 6 तक आ गए हैं 6 कार्बन के साथ। तो इसका मतलब है कि बेंजीन जो है वो हाईली अनसैचुरेटेड कहा जा सकता है। अब थोड़ी सी बात हमारी वेपर डेंसिटी के हवाले से थी, तो वो वेपर डेंसिटी के हवाले से मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन करना चाह रहा था। वेपर डेंसिटी जो है ये एक मेथड है। इसका मतलब है कि डेंसिटी ऑफ वेपर्स, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के जो वेपर्स हैं उनकी अगर आप डेंसिटी देखें किसके लिहाज से, हाइड्रोजन के वेपर्स जो हैं उनके लिहाज से। तो हाइड्रोजन के वेपर्स के लिहाज से किसी भी सब्सटेंस के वेपर्स की डेंसिटी निकालना, इस चीज़ को हम यानी कि वेपर डेंसिटी कहते हैं। या इसको अगर थोड़ा सा और बयान करना हो तो आप इसको यूं कह सकते हैं कि मास ऑफ सर्टन वॉल्यूम, ठीक है जी, मास ऑफ सर्टन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय, हाँ जी, मास ऑफ सर्टन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आप वेपर डेंसिटी को यूं भी बयान कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा, जस्ट आपको हल्का हल्का तारुफ करवा रहा हूं कि आप ये चीज़ कैसे मतलब निकालते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस के वेपर्स की डेंसिटी हाइड्रोजन के वेपर्स के लिहाज से फाइंड करना, ये चीज़ उसका वेपर डेंसिटी कहलाती है। और इसको अगर थोड़ा सा मैथमेटिकल वे में समझना हो तो आप यूं कह सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के मखसूस वॉल्यूम का मास और डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन के मखसूस वॉल्यूम का मास, ये चीज़ समझ लें कि उसकी वेपर डेंसिटी है। लेकिन बाज़ किताबों में हाइड्रोजन की जगह पे एयर का जिक्र किया जाता है कि वेपर डेंसिटी जो है वो हाइड्रोजन के लिहाज से नहीं बल्कि एयर के लिहाज से फाइंड की जानी चाहिए। वो थोड़ा सा सेफ्टी के नुक्ता नज़र से बात बयान की जाती है कि एयर जो है वो ज़रा ज़्यादा महफूज है, इसलिए हाइड्रोजन की बजाय एयर के नुक्ता नज़र से किसी सब्सटेंस के वेपर्स की डेंसिटी जो है वो फाइंड की जानी चाहिए। और एयर जो है उसकी जो वेपर डेंसिटी होती है वो एक उसको यूं कह लें कि फिक्स वैल्यू दी जाती है, यूनिटी यानी कि 1, यानी कि एयर की जो वेपर डेंसिटी है वो 1 कंसिडर की जाती है। और एयर का जो मॉलिक्यूलर मास केमिस्ट्री के अंदर या साइंस के अंदर डिसाइड किया गया है वो तकरीबन 29 डिसाइड किया गया है। यानी एयर का मॉलिक्यूलर मास जो है वो 29 एक किस्म की कांस्टेंट वैल्यू दे दी गई है उसको। और एयर की जो वेपर डेंसिटी है वो यूनिटी या 1 कंसिडर की जाती है। अब सवाल ये है कि ये चीज़ आपके किस काम आती है, आप इससे क्या डिसाइड करते हैं। तो आप इसको यूं कह लें कि वेपर डेंसिटी जो है वो एक किस्म का इंडिकेटर है या वो हमारी हेल्प करता है किस चीज़ को समझने में, इस चीज़ को समझने में कि किसी भी सब्सटेंस के जो वेपर्स हैं, गौर से ज़रा बात को समझ लेना है कि जो वेपर डेंसिटी है ये एक किस्म का इंडिकेटर है। ये हमारी हेल्प करता है किस चीज़ में, इस चीज़ को समझने में कि किसी सब्सटेंस के जो वेपर्स हैं वो कितने डेंसर यानी कि वजनी है या कितने लाइटर यानी कि हल्के हैं, किसके हिसाब से, एयर के लिहाज से, या यूं कह लें कि इस 1 वैल्यू के लिहाज से आया कि उनकी वैल्यू डेंसर यानी ज़्यादा है या उनकी वैल्यू लाइटर यानी कि कम है।
यानी आपने कंपैरिजन करना है कि ये जो एयर के वेपर्स की एयर की वेपर डेंसिटी है, जिसको हम यूनिटी या वन कंसिडर करते हैं, इस वन वैल्यू के मुकाबले में किसी दूसरे सबस्टांस के वेपर्स की डेंसिटी जो है वो आया के ज्यादा है या कम है, तो इससे आप यानी कि उस सबस्टांस के वेपर्स के हल्का भारी होने का अंदाजा जो है वो लगा सकते हैं। तो बहरहाल ये अब हमारा चूंकि तफसीली मौजू नहीं है, इसलिए मैंने जस्ट आपको मुख्तसर सा एक तारुफ करवा दिया है कि वेपर डेंसिटी जो है वो असल में क्या चीज़ होती है और उससे हम कैसे हेल्प लेते हैं कि किसी सबस्टांस के वेपर जो हैं वो एयर की वेपर डेंसिटी से आया के वजनी हैं या हल्के हैं, तो उसके लिए ये एक कंपैरेटिव स्टडी जो है वो की जाती है।